हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि उसकी मम्मी, नीलू की मम्मी पापा भाई सब आ जाते हैं और शीतल को उससे बात करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। बहुत देर तक वो ट्राई करती रहती है, बात करने का मौका ढूंढती रहती है, बट जब नहीं मिलता तो वो वहाँ सबको बाय बोल के बाहर आ जाती है अपनी साइकिल उठा के। और जा ही रही होती है कि तभी नीलू पीछे से आती है और उसे आवाज़ देती है, कहती है कि शीतल। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। शीतल साइकिल निकाल के बाहर आ जाती है तो नीलू भी उसके साथ साथ बाहर आती है। नीलू शीतल की साइकिल का हैंडल पकड़ के अपनी तरफ करती है और शीतल धीरे धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। नीलू कुछ नहीं बोलती, ना ही हाथ हटाती है। तो शीतल को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना नीलू? ठीक हूँ, नीलू जवाब देती है। शीतल दोबारा पूछती है कि मुझसे किसी बात को लेकर नाराज़ तो नहीं हो? नीलू जवाब देती है कि नहीं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। नहीं। तो फिर आज तुम्हें कैसा लगा? नीलू चुप थे, खामोश थे। शीतल ने फिर से कहा, बताओ ना कैसा लगा? और नहीं, हाँ में जवाब नहीं देना। ठीक से बताओ तुम्हें कैसा लगा? नीलू चुप थी और शीतल दम साधे उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। क्या बताऊं कि कैसा लग रहा था? ठीक था जो भी था। सिर्फ इतना बताओ, मेरे वो सब करने पर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? अगर मैं दोबारा वो सब करना चाहूँ तो क्या आप करने दोगे मुझे? नीलू कहती है कि मुझे डर लग रहा था, दिल कर रहा था कि तुम्हें धक्का दे दूं, पर नहीं दिया, ये सोचकर कि तुम्हें बुरा लगेगा और गुस्से में भड़क जाओगी। तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था तो धक्का देना चाहिए था। मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ये सब नहीं करना था। जब धक्का देना चाहती थी तो दे देना चाहिए था। और ये सब कहते हुए शीतल सामने की तरफ देख रही थी। कि नीलू फिर से कहती है कि बाद में मुझे अजीब सा लगने लगा। नीलू शीतल की तरफ देखकर बोल रही थी और फिर कहती है कि और मुझे कहानी का एक हिस्सा याद आ रहा था कि शेर धीरे धीरे शिकार की तरफ बढ़ता है और फिर अचानक उस पर हमला कर देता है और फिर जब तक और ये कह के नीलू चुप होती है तो शीतल कहती है बोलो, कंप्लीट करो। अचानक उस पर हमला कर देता है और फिर किसी तरह से अपनी भूख मिटाता है। तुम्हारा भी वही हाल था।
मुझे कुछ वैसा ही लग रहा था कि जैसे तुम उसी भूखे शेर की तरह थे। और ये कहते कहते नीलू के मुंह पर मुस्कान आ गई थी और शीतल की भी। शीतल मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, फिर अब इस शेर के मुंह को खून लग चुका है तो अपना ध्यान रखना, ना जाने कभी ये शेर हमला कर दे तुम पे और तुम्हें खा जाए। शीतल के चेहरे पर उसकी वही जानी पहचानी शरारती मुस्कान थी। नीलू कहती है कि इतना भी आसान नहीं है मेरा शिकार करना, देखना कहीं मैं शेर का ही शिकार ना कर लूं। तो रोक कौन रहा है, कर डालो शिकार। अगली बारी तुम्हारी, जब भी मौका मिले। मुझे तो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, जहाँ बुलाओगी जब भी कहोगी सर के बल चले आएंगे हुजूर की खिदमत में। और ये कहते हुए शीतल के होठों पे एक शैतानी मुस्कान थी। और फिर वो कहती है कि चलती हूँ, जब भी मन करे शिकार करने का बुला लेना या चली आना। ये कहकर शीतल अपने घर चली गई और नीलू अपने घर के अंदर चली आई। दोनों रात भर अपने बिस्तर पर लेटे लेटे एक दूसरे की बातों, छुअन चुंबन, जिस्म को अपने बदन पर महसूस करते रहे। एक दूसरे की बाहों में कितने सुकून की नींद आई थी सोचते रहे। अगले दिन स्कूल में मुलाकातें हुई, फिर से वही सारी बातें हुई। नीलू के चेहरे पे शर्म आ जाती थी इन बातों को करते हुए और शीतल के होठों पे मुस्कुराहट। दोनों का ये मोहब्बत का सिलसिला बढ़ चुका था। हर संडे एक दूसरे की बाहों में गुजरने लगा था। स्कूल में मौका मिलते एक दूसरे को छूना, किस करना, और संडे तो था ही दोनों के पास। और इधर शादी की तैयारियां भी चलने लगी थी और इधर हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले थे। अगला हफ्ता शादी की तैयारी में बीत गया था और धीरे धीरे इनकी मुलाकातें बढ़ने लगी थी, जो इनके माँ बाप को खटकने लगी थी, खास करके नीलू के मम्मी पापा को, मम्मी को। शीतल की मुलाकात वैसे तो स्कूल में हो ही रही थी, लेकिन घर में शादी की वजह से अब तो घर में भी हो रही थी। नीलू की मम्मी और नीलू दोनों ही शादी की तैयारियों में हाथ बटा रही थी और जो भी समय बचता उसमें पढ़ाई भी करनी पड़ रही थी। नीलू की मम्मी ने पूरा दबाव डाला था नीलू पर कि वो किसी किस्म की लापरवाही नहीं देखना चाहती थी पढ़ाई के मामले में। शीतल के पेरेंट्स की तरह उसे पासिंग मार्क्स लाने की छूट नहीं मिली थी। उस पर हमेशा से अच्छे मार्क्स लाने का दबाव रहता था। इधर शीतल और नीलू के बीच की इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी बढ़ गई थी। जैसा कि मैंने पॉइंट आउट किया था कि उसकी मम्मी को ये चीज़ खटकने लगी थी, नीलू की मम्मी को। एक दिन दोनों बैठ के कुछ बातें कर रही थी आपस में और काफ़ी एक दूसरे के करीब थे। नीलू की मम्मी नीलू को काफ़ी देर से ढूंढ रही थी और नीलू उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। वो ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंचती हैं जहाँ शीतल और नीलू एक दूसरे से हाथों में हाथ लिए बैठे थे
जैसे ही मम्मी के कदमों की आहट होती है वो तुरंत एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन माँ माँ ही होती है, चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज से कुछ ना कुछ तो आभास हो ही जाता है। वो दोनों को देखती हैं तो नीलू और शीतल से कहती है कि क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? तो शीतल और नीलू जवाब देती है कुछ नहीं, वो कुछ एग्ज़ाम्स की या स्टडी की बातें कर रहे थे। तो उसी मम्मी चुप होती है और कहती है कि नीलू घर चलो, थोड़ा काम है, बाद में आते हैं। ये कह के नीलू को अपने साथ घर लेके जाती हैं। जैसे ही घर पहुंचती है नीलू की मम्मी नीलू से कहती है कि शीतल से आज के बाद तुम बहुत कम मिलोगी जुलोगी और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगी। जब से शीतल मिली है तुम्हारा पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हटता जा रहा है। समझ में आया? और ये चीज़ बहुत गलत है। जब देखो दोनों एक दूसरे के पास बैठी रहती हो, ऐसा भी क्या है? और ये सब कह के नीलू को बहुत डांटती हैं। नीलू चुप हो जाती है और उसके बाद कहती है अगर आइंदा से मैंने ऐसा कुछ देखा कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ के और शीतल पे ज़्यादा ध्यान दे रही हो तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं और अपने हस्बैंड के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उनके हस्बैंड कहते हैं हाँ बोलो। ये मुझे शीतल और नीलू की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही खटक रही है। कहते हैं क्यों? दोनों ही एक दूसरे के साथ देखो जब बिज़ी रहती हैं, हर वक्त एक दूसरे के साथ ही रहती हैं। पढ़ाई के नाम पे रूम बंद करके घंटों तक अंदर रूम में बैठी रहती हैं। पढ़ ही रही हैं तो रूम बंद करने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा नीलू को समझाइए और इनके मिलने जुलने हुए रोक लगाइए। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि बच्चे हैं, इस उम्र में ऐसी दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों कज़न्स भी तो हैं। उम्र ही ऐसी है जब दोस्ती ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। हम कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो पेरेंट्स से नहीं कहते, दोस्तों से कहते हैं। अपना टाइम भूल गई हो क्या? तो उसकी मम्मी कहती है हमारे टाइम में इतनी छूट नहीं थी। अच्छा, ये बात फैक्ट है कि जनरेशन कोई सी भी आ जाए, माँ बाप का ये पेट डायलॉग है, हमारे टाइम में इतनी छूट नहीं थी। मेरी मम्मी भी बोलती हैं कभी कभी, जब मैं कह देती हूँ क्या है छूट ही क्या दे रखी है, हर वक्त तो टोकती रखती रहती हो। तो मेरी मम्मी भी यही डायलॉग मारती है, बेटा तुम्हें तो बहुत फ्रीडम मिली हुई है, हमारे टाइम में होती ना तो पता चलता। जब कहीं जाने के लिए भी 50 बार सोचते थे कि मम्मी पापा डांट ना दे, मम्मी मना ना कर दे, पापा मना ना कर दे। और तुम्हें तो जितनी छूट दी गई है उसके बावजूद तुम्हारी ये रवैया है। ये पेट डायलॉग है माँ बाप का। आप लोग भी बताइएगा किस किस के माँ बाप से आपने अभी तक, किस किस ने अपने माँ बाप से अभी तक ये वाला डायलॉग सुना हुआ है। खैर, उसके पापा ये बात कह के और बात को टाल देते हैं। खैर, उसकी मम्मी उसे टोक देती हैं और डांट भी देती हैं। नीलू जब शीतल से दूसरी बार मिलती है तो शीतल को ये बात बताती है कि मम्मी मुझे बार बार टोक रही है और उस दिन तो डांट भी दिया था। तो शीतल और नीलू ये डिसाइड करते हैं कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हम दोनों खुद पर काबू रखेंगे, खासकर शीतल, और हम संडे को भी हम कम ही मिलेंगे, दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और ये दोनों डिसाइड करते हैं स्कूल में। और शीतल की समझदारी पे नीलू को काफ़ी अच्छा लगता है और वो लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगते हैं। संडे को मिलना जुलना कम हो जाता है,
दोनों बेशक संडे को नहीं मिल पा रहे थे, मगर शादी की तैयारियों की वजह से दोनों की अक्सर घर पर मुलाकात हो जाती थी। प्राइवेसी एकांत नहीं मिल पाता था दोनों को, पर दोनों बच बचा कर पूरी सावधानी से जितनी बढ़ती जा सकती थी 5-10 मिनट का समय निकाल लेते थे। शादी में 3 दिन रह गए थे, तीसरे दिन शादी थी। शादी के सारे रीति रिवाज शुरू हो चुके थे, दूर के रिश्तेदार आ चुके थे। तो कुछ लोग शीतल के यहाँ तो कुछ लोग नीलू के यहाँ ठहरे हुए थे। दोनों जब भी मिलते थे इशारों में छुप छुपा के एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते थे। तो आगे अब क्या होगा स्टोरी में, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।